हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 64 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। वी वर ऑन आवर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो पाथवे है उस पर ऑन रीडिंग नंबर 4। इसमें 8 चैप्टर्स आर देयर, जिसमें से हमने 3 कंप्लीट कर चुके हैं और हम फोर्थ चैप्टर पे है, फोर्थ रीडिंग पे है, जिसका नाम है लायबिलिटी ड्रिवन इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजीज। ये हमने एसेट एलोकेशन में भी इसको टच किया था इस टॉपिक को, बट इसको पूरा लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के उसमें नहीं किया। बट अब हम जो ये पूरा है इसको पूरा कैसे हम कर सकते हैं, इसको पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इन पूरे इसको मैच करते हुए इन सारी चीजों को, वो हम इस पूरी रीडिंग में देखेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सबको ही पता है कि क्योंकि पोर्टफोलियो जो बनता है वो किसी ना किसी मतलब कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे किसी किसी का रिटर्न रिटर्न वाला ऑब्जेक्टिव होता है, वो अलग हो गया। जो हमारा एसेट बेस्ड एसेट एलोकेशन होता है, जो ये वाला है हमारा लाइबिलिटी ड्रिवन और इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजीज, इसको तो हम बहुत बार देख चुके हैं। इसको हम आज और मतलब इस पूरी रीडिंग में इसको थोड़ा और डिग डाउन करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज आई ऑलरेडी सेड, हम कौन से चैप्टर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं रीडिंग नंबर 4। ठीक है, अब वैसे भी हमारा सिलेबस जो है ज्यादा बचा नहीं है, बहुत कम हमारा जो सिलेबस है वो बचा है। मुझे लगता है जो एथिक्स होगा ना, वो बहुत आराम से हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर सकते हैं। तो हमारा जो ये वाला पूरा रीडिंग नंबर 4 है, जिसका नाम है लाइबिलिटी ड्रिवन इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजीज, these are all the learning objectives which we will be covering in this entire topic, not in this video but in more videos. So let's begin with the introduction. Like I have already said, जो इसमें लाइबिलिटी वाला जो पोर्शन है और इंडेक्स बेस्ड जो हमारी स्ट्रेटेजीज होगी, लाइबिलिटी बेस्ड या फिर लाइबिलिटीज ड्रिवन, तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, ये सारी चीजें फिक्स्ड इनकम जो होती है ना, इसमें इक्विटीज वाला पोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि हम लाइबिलिटीज को कवर करने की कोशिश करें। तो जो लाइबिलिटीज होती है ना, वो हम हमेशा जो अगर क्योंकि हमारे पास एक लाइबिलिटी है, हमें उस चीज को पूरा करना है, एक ऑब्लिगेशन है हमारे पे, तो हमें ना सेफ साइड में चलना होता है। तो सेफ साइड किसमें होगा? इक्विटीज में तो होगा नहीं। तो हम फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हम लाइबिलिटीज में करने की कोशिश करते हैं, उसको मैच करेंगे कि हम जो हमारी लाइबिलिटीज है हम उसको कवर कर सके ऐसे पोर्टफोलियो के साथ, जो कि जिसमें कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ही हो। और हमें जब भी रिटर्न का मोटिव होता है, जब भी हमें कोई ऐसा होगा कि हमारे पास सरप्लस अमाउंट है, हमें रिटर्न का ऑब्जेक्टिव है, हम हमेशा इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज वी नो दैट इक्विटीज आर रिस्की बट दे प्रोवाइड अस वेरी गुड रिटर्न्स। तो वैसे ही जब हम लाइबिलिटी है या कोई भी सेफ, हमें कभी कैपिटल प्रेजर्वेशन हो गया, वेल्थ प्रेजर्वेशन, तो हमेशा फिक्स्ड इनकम की तरफ हम जाते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पूरा हमारा जो है, हमारा लाइबिलिटी बेस्ड वाला जो है, वो हमारे जो पूरे 2 लेक्चर होंगे आज का, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डे 65 वाला, उसमें हम पूरा लाइबिलिटी ड्रिवन करेंगे। और जो लास्ट जो होगा लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजीज को फोकस करेंगे। तो जो भी ये दो हमारी रीडिंग, दो हमारी जो 2 लेक्चर्स होंगे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, डे 64 और 65, यानी उसमें हम मेनली क्या करेंगे, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जो फिक्स्ड इनकम सबने लेवल 1 और लेवल 2 में जो हमारा पूरा अलग से टॉपिक होता था, वही हम पूरा आज मतलब इसमें पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, हम कैसे उसको मैच करते हुए वो। तो फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो एक तो बहुत ज्यादा है, नियरली 3/4, मतलब तुम देख रहे हो 3/4 जो है ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो बॉन्ड्स है या फिर बॉन्ड्स बोलते हैं, फिर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है अवेलेबल टू द इन्वेस्टर्स। इट इज दस नॉट सरप्राइजिंग दैट बॉन्ड्स आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। पैसिव क्या होगा? पैसिव डज नॉट मीन बाय एंड होल्ड। इस वाली सिचुएशन में हमेशा हमेशा याद रखना, पैसिव मतलब बाय एंड होल्ड नहीं होता। अगर कोई तुम्हें बोलता है कि बाय कर लो और भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होता। यू ऑलवेज हैव टू रीबैलेंस, यू ऑलवेज हैव टू रीचेक। अगर कुछ दिक्कत है, रिकॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, या कुछ हमारा ऐसा नहीं होता है कि तुमने बाय कर ली कुछ सिक्योरिटीज अपने डीमैट अकाउंट में तो उसको भूल जाओ। तुम्हें उसको ये नहीं कि जरूरी नहीं बोल रही कि मैं तुम रिटर्न्स को चेक करो, बार बार रोज रोज पीएनएल चेक करो, नहीं, बट उसपे उस सिक्योरिटी पे उसकी जो मैनेजमेंट है, फंडामेंटल्स की मैं बात कर रही हूँ, उसको देखना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और बहुत ज्यादा नेसेसरी है। द प्राइमरी स्ट्रेटेजीज, इम्यूनाइजेशन जो हम देखने वाले हैं, और इंडेक्सेशन। इम्यूनाइजेशन लेवल 1 वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम देखेंगे, और जो इंडेक्सेशन है वो हम लेक्चर 3 में देखेंगे। कैन इंटेल फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग ऑफ द बॉन्ड पोर्टफोलियो। इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटेजी में बी व्यूड एज इंटरेस्ट रेट हेजिंग। हेजिंग के उसमें देख सकते हैं। इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटेजीज जो भी होगी, वो इन्वेस्टर्स गेन अ ब्रॉडर एक्सपोजर टू फिक्स्ड इनकम मार्केट्स rather than tailoring investments to match specific liability profile. इसमें अभी इम्यूनाइजेशन की बात की और इसमें इंडेक्स बेस्ड वाली की चीज की बात की। इसमें ये नहीं है कि हम
टेलर करेंगे, कोई स्पेसिफिक नीड हमें करनी है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक्सपोजर चाहिए फिक्स इनकम मार्केट्स का। अब इसमें है, दो है इसमें, ठीक है। आज जो हम करेंगे वो है मैनेजिंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क सबको पता है कि जो बॉन्ड्स है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, उसमें सबसे ज्यादा मेजर जो रिस्क होता है, जैसे इक्विटीज में हमारा मार्केट रिस्क होता है, वैसे ही जैसे म्यूचुअल फंड में आता है ना कि दिस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, वैसे ही जो बॉन्ड का है उसमें हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क इज मेजर थिंग। तो हम सिंगल लाइबिलिटी, हमारे पास सिर्फ सिंगल लाइबिलिटी है, फिर हम देखेंगे कि मल्टीपल लाइबिलिटीज में हम कैसे उसको डील करते हैं। तो इसमें सबसे पहला डेफिनेशन है इम्यूनाइजेशन। अच्छा, इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी वर्ड कहाँ से आया? ये बॉडी से आया है। बॉडी मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ मैं। इम्यूनिटी अच्छी है मतलब उसकी जो लड़ने की ताकत है, किस चीज से? डिजीज से। बट अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो उसके लिए डिजीज क्या होगी? अगर वो बॉन्ड पोर्टफोलियो है तो उसके लिए डिजीज क्या है? इंटरेस्ट रेट। तो हम किससे उसको प्रोटेक्ट करेंगे? हम इंटरेस्ट रेट से उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में वैक्सीन लगते हैं, इम्यूनाइजेशन होती है, वैसे ही हम जो अपने पोर्टफोलियो में है उसमें भी हम इम्यूनाइजेशन करेंगे। इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजिंग अ फिक्स्ड इनकम बॉन्ड पोर्टफोलियो टू मिनिमाइज द वेरिएंस इन द रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न ओवर द टाइम होराइजन। क्या करना है हमें? इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड करनी है ताकि उसमें वेरिएंस ज्यादा ना आए जब भी इंटरेस्ट रेट में कुछ ना कुछ चेंजेस आए तो बेसिक जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में वैक्सीन लगाना होता है, वैसे ही एक जो बेसिक इम्यूनिटी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी? जीरो कूपन बॉन्ड विच मैच्योर्स ऑन द सेम डे एज द लाइबिलिटी। ये हमारी एक लाइबिलिटी, ये हमारी लाइबिलिटी का वो है पूरा चीज। मान लो लेट्स से किसी को घर लेना है, हमारी ये लाइबिलिटी हो सकती है अगर किसी का लोन है, और ये है हमारा बॉन्ड का जो पोर्टफोलियो है, बॉन्ड पोर्टफोलियो। तो इसमें यही है कि हम जीरो कूपन बॉन्ड ले लेते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो कूपन्स नहीं प्रोवाइड करते, मतलब जो बीच बीच में जो पेमेंट्स होती है बॉन्ड्स जो प्रोवाइड करते हैं वो नहीं होते। तो हम ऐसी कोई ले सकते हैं जो भी हमारी लाइबिलिटी जब खत्म होगी ना, मान लो लेट्स से 20 इयर्स का अगर मेरा कोई घर का लोन है, तो वही मैं जो मेरे जीरो कूपन बॉन्ड्स होंगे वो मैं 20 इयर्स के लिए ले रही हूँ। वही सेम, मतलब सेम टू सेम ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेसिक इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटेजी। अब अगर अगर अच्छा ये बताओ कि क्या जीरो कूपन बॉन्ड सारी मैच्योरिटीज के लिए अवेलेबल होंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे? बॉन्ड की जो ऐसे पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, वो कैसे क्रिएट कर पाएंगे हम? मार्केट वैल्यू जो होगी हमारे पोर्टफोलियो की, इट शुड बी मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी लेट से हमें 100, या लेट से थोड़ा छोटा अमाउंट लेती हूँ मैं, 5 CR का मेरे को घर लेना है, मेरे को 5 करोड़ का घर लेना है, और तो ये इसको मेरे को घर लेना है, तो इसकी जो आज की प्रेजेंट वैल्यू होगी वो मेरे पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। ये इसमें बोल रहा है। अब मैकॉलेज ड्यूरेशन किस चीज का वर्ड है? बॉन्ड का, फिक्स इनकम का। तो मेरा जो बॉन्ड का मैकॉलेज ड्यूरेशन जो होती है वो लाइबिलिटी ड्यू डेट के इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो बाद में एक वो हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, और मेरी लाइबिलिटी जो जिस चीज के लिए बनाया था वही चीज वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमाइज पोर्टफोलियो कन्वेक्सिटी, ये हम अच्छे से अभी देखेंगे कि कैसे हम इसको कन्वेक्सिटी को देखते हैं। हमें रीबैलेंस करना पड़ता है पोर्टफोलियो एज द बॉन्ड चेंजेस, एज द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड चेंजेस। अब इसमें लिखा है नाउ, हम यहाँ पर है इस वाली सिचुएशन में, ठीक है, इस वाली सिचुएशन में है हम, और हम मनी ड्यूरेशन इसमें बात करें, अगर इंटरेस्ट रेट जो है राइज होते हैं तो क्या होता है? इसमें पूरा यही चीज बता रहे हैं, ये इट विल इंक्रीज गेन ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द री इन्वेस्टेड कैश फ्लोज। जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, हमारा री इन्वेस्टमेंट वाला जो पूरा फंड होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हमें मतलब, ये मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगी, इसमें अगर ये नहीं भी समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही अगर मतलब इंटरेस्ट रेट्स फॉल होते हैं तो हमारा ये यहाँ पे गिर जाता है, बट एट द एंड बोल रहे हैं कि ये हमेशा यहाँ पर मीट कर जाता है। ये वाला जो अगर डायग्राम नहीं समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इतना ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। अब एक स्ट्रेटजी है जीरो रेप्लिकेशन। जीरो रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है वो ये इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें ये बोल रहे हैं कि एक लाइबिलिटी समझ लो ऐसे कि हमें ना 250 मिलियन की मेरे पास लाइबिलिटी है जो कि एंड होगी एट द एंड ऑफ 6 इयर्स। टाइम होराइजन कितना है? 6 इयर्स। एन इज योर 6, और हमारा 250 क्या है? हमारा जो हमें पेमेंट, हमें लाइबिलिटी है ये, ठीक है, लाइबिलिटी है ये वाली चीज। और हमें ना परफेक्ट हेज क्या होगा? 6 ईयर का हमें जीरो कूपन बॉन्ड मिल जाए जिसका फेस वैल्यू मैच हो जाए 250 मिलियन लाइबिलिटी से, यही होता है। तो अब इसको ना अगर हम जैसे उसमें डालेंगे अपने जो हमारा बी ए प्लस सेकेंड वाला जो हमारा पूरा टेक्सस इंस्ट्रूमेंट है, उसमें उसमें अगर हम ये डालेंगे एन इक्वल्स टू 6, और हमारा इसमें पीएमटी तो हमारा 0 होगा, और हमारा हमें आई बाय वाई निकालना है कि कितना हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए। वैसे ही हमारा फेस वैल्यू क्या होगा? हमारा 250 होगा, और हमारा जो फ्यूचर इसमें ना, इसमें एक एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर मेरा बॉन्ड जो मेरा बॉन्ड है वो है मेरा प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है मेरी
बॉन्ड का 200। इसमें अब मैं एक एग्जांपल है, ये देखते हैं कौन कौन कमेंट्स करता है और किस किस को ये आता है, देखते हैं। वो सब चेक करेंगे कितना इंटरेस्ट रेट्स आया, ठीक है, कितना आएगा ये। इसमें मैं ये सिर्फ सिंपल सी चीज बोल रही हूँ, जीरो रेप्लीकेशन क्या होती है। मेरे पास एक बॉन्ड है, दिस इज योर बॉन्ड, जिसका जो मार्केट वैल्यू है वो है मेरा 200 मिलियन, और मेरी एक ये है लाइबिलिटी जो है मेरी 250 मिलियन की लाइबिलिटी है। मेरे को 6 इयर्स है जिसमें मेरे को ये वाला जो बॉन्ड है ये 250 का हो जाना चाहिए। एन इज योर 6, और हमारा पीएमटी कोई भी पेमेंट मैं बीच में नहीं करूंगी, और आई बाय बाय हमें कंप्यूट करना है, ये बताना है। तो ये जो भी बताएगा वो प्लीज कमेंट करना, देखते हैं कौन बताएगा। Structure and manage a portfolio of the coupon bearing bonds that replicates the period to period performance of the zero coupon bond. इसमें क्या बोल रहे हैं, जीरो रेप्लीकेशन क्या होती है, हम स्ट्रक्चर करते हैं और मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो को ऑफ कूपन बियरिंग बॉन्ड्स है, जो रेप्लीकेट कर सकते हैं हमारी जो बॉन्ड, जो हमारी लाइबिलिटी की परफॉर्मेंस और बॉन्ड की परफॉर्मेंस, यही बात बोल रहे हैं। जो पोर्टफोलियोज इनिशियल मार्केट वैल्यू मस्ट मैच और एक्सीड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड, as I've already said in the previous slide. Immunization achieved if any ensuing change in the cash flow yield on the bond portfolio is equal to the change in the yield of the maturity on the zero coupon bond. इसमें बोल रहे हैं कि जो इम्यूनाइजेशन होगी वो क्या है, हमारी जो कैश फ्लो यील्ड है ना, जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोलते हैं यील्ड, रेट ऑफ रिटर्न की हमेशा इक्वल नहीं होती, बट हम इसमें यील्ड यूज करते हैं। यील्ड जो है बॉन्ड पोर्टफोलियो की वो इक्वल होनी चाहिए। अगर कोई भी हमारा यील्ड चेंज हो रही है ऑफ योर लाइबिलिटी, ऑफ योर जीरो कूपन बॉन्ड का जो पूरा हमारा मैच्योरिटी वाली चीज है, बॉन्ड हमने ले रखा है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की हमारा यील्ड चेंज हो जानी चाहिए। अगर हमारा जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसकी जो यील्ड है वो चेंज हो रही है, तो इसमें ये बात बोल रहे हैं। कंटिन्यूअसली मैच करना चाहिए हमें पोर्टफोलियो का मैकॉलेज ड्यूरेशन विद मैकॉलेज ड्यूरेशन ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड। अब इसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें जो हमने जीरो कूपन बॉन्ड्स ले रखे हैं इन आर पोर्टफोलियो, तो इसमें यही बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो इनिशियल वैल्यू ऑफ द जीरो ये यहाँ पर है, मैच्योरिटी यहाँ पर है। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो पाथ है वो ऐसे ऐसे होगा, बट एट द एंड मैच्योरिटी में सेम वैल्यू ही आएगी। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि जो अगर मैं पाथ ए लूं या फिर मैं पाथ बी लूं, या फिर वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके वो एट द एंड वो मैच्योरिटी में उतना ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। वैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट्स अप एंड डाउन होते हैं तो वो सेम ही प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी अगर हमने कर रखी है उसकी, तो फ्यूचर वैल्यू हमेशा मीट हो जाएगी मैच्योरिटी में, ठीक है। बट अगर हमने इम्यूनिटी प्रोवाइड करके, ऐसे नहीं कि कोई भी लाइबिलिटी लेके आपने बना दिया पोर्टफोलियो, ऐसे नहीं। इम्पैक्ट ऑफ द यील्ड कर्व मूवमेंट्स, इसमें अब ये बोल रहे हैं, हाँ, इम्पैक्ट ऑफ द यील्ड कर्व मूवमेंट में जो इम्यूनाइजेशन अचीव्ड if change in cash flow yield is same as the zero coupon bond being replicated। अब इसमें पैरेलल शिफ्ट क्या होता है, जो हमारा ये अगर पूरा हमारा ये कैश फ्लो यील्ड है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलल शिफ्ट हुआ है, तो इसमें भी हमें कोई वो नहीं होगी, पैरेलल शिफ्ट ये होती है, ठीक है। इसमें यही बोल रहे हैं। और इम्यूनाइजेशन अचीव्ड इफ चेंज इन कैश फ्लो यील्ड इज सेम एज इम्यूनाइजेशन तभी प्रोवाइड होगी जब सेम होगी हमारी जो कैश फ्लो यील्ड ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड बीइंग रेप्लिकेटेड, सेम होना चाहिए पोर्टफोलियो। और उसका मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ। पैरेलल शिफ्ट क्या होता है, अप एंड डाउन सेम, मतलब हर जगह पे ना सेम डिस्टेंस होता है, उसी से हम मूव हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट, ठीक है। लेट मी इरेज दिस टू मेक रूम फॉर अदर्स। बियर स्टीपनर क्या होता है, बियर बियर जब बोलते हैं बियर मार्केट आगे, बियर मार्केट क्या होता है, इसको मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। बियर मार्केट क्या होता है, प्राइस फॉल होना। अच्छा, प्राइस और इंटरेस्ट रेट का जो हमारा इनवर्स रिलेशन है ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमारा जो आई है वो है क्या है, हमारा इंटरेस्ट रेट कहाँ पे, ये वाली जो, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, दिस इज योर इंटरेस्ट रेट्स, अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे, तो इंटरेस्ट रेट्स, अगर प्राइस बियर की बात कर रही हूँ तो इंटरेस्ट रेट्स मतलब इंक्रीज, तो ऊपर की बात हो रही है। तो बियर स्टीपनर, स्टीप मतलब चढ़ाई क्या होती है, स्टीप होगी, तो इसका मतलब ऐसे हो गई। मतलब जो शॉर्ट टर्म के हमारे, ये चीज क्या है हमारी टाइम, इसका मतलब जो शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, उसमें हमारा गैप कम है, बट जो हमारा जो लॉन्ग टर्म की है वो हमारा एक्सपैंड हो गया थोड़ा, उसमें और डिस्टेंस क्रिएट हो गया। बियर फ्लैटनर क्या होगा, बियर फ्लैटनर मतलब ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे हो गया, मतलब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर मोर देन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो बुल आ गया, बुल मतलब बुल मार्केट आना मतलब प्राइस इंक्रीज होना, प्राइस इंक्रीज होना मतलब इनवर्स रिलेशन है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स का फॉल होना। तो हम कौन सा ही लेंगे, ये वाले, कलर चेंज कर देती हूँ मैं। तो अरे वाह क्या बात हो गई, इसमें तो बुल और बियर का मैंने, बुल बियर के लिए रेड कर दिया और बुल्स के लिए ग्रीन कर दिया, कोइंसिडेंस। तो जो बुल स्टीपनर होगा वो कैसे होगा, ऐसे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे शॉर्ट टर्म के जो रेट्स है, शॉर्ट टर्म रेट्स आर, बताओ बताओ, शॉर्ट टर्म रेट्स आर मोर देन योर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। वैसे ही बुल फ्लैटनर क्या होगा, ये चीज जो है ऐसे ऐसे होना,
ठीक है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसमें क्या बोल रही हूँ मैं, जो इसमें शॉर्ट टर्म रेट्स है वो क्या है, इसमें ज्यादा डिफरेंस है, तो जो लॉन्ग टर्म के हैं वो हमारे कम हो गए हैं इन कंपैरिजन टू योर शॉर्ट टर्म रेट्स। तो स्ट्रक्चरल रिस्क क्या होता है? स्ट्रक्चरल रिस्क मतलब इम्यूनाइजेशन नॉट अचीव फॉर सम नॉन पैरेलल शिफ्ट्स एंड ट्विस्ट। इम्यूनाइजेशन इन सारी चीजों के लिए ही हो सकती है। स्ट्रक्चरल जो रिस्क है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया पूरा हमारा पूरे पोर्टफोलियो का, तो उसके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं होती। अगर कोविड-19 आ गया तो जो प्रीवियस की जो वैक्सीन है वो काम नहीं करेगी, उसके लिए हमें अलग से इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अलग से कोविड-19 की वैक्सीन लेनी पड़ेगी। वही सेम चीज है, याद करने का तरीका है सिर्फ कैसे तुम उसको चीज को इमेजिन करते हो। तो स्ट्रक्चरल रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो एक नई अलग से कुछ चीज आ गई जिसके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं होगी, हमें उसके लिए कुछ और चीज करनी पड़ेगी, जैसे कि रिड्यूस रिस्क बाय मिनिमाइजिंग डिस्पर्जन ऑफ कैश फ्लोज। डिस्पर्जन ऑफ कैश फ्लोज क्या होता है? डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब अलग अलग जगह पे, मतलब डिस्पर्शन मतलब एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, मतलब आपस में जो गैप्स है, गैप्स इन कैश फ्लोज। जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा, अभी मैं बताती हूँ, ये एक सस्पेंस है, ठीक है। जितना ज्यादा हमें, तो हमें इस पे क्या करना है, हमें डिस्पर्शन जो है ना, जो बीच में कैश फ्लोज का गैप है उसको रिड्यूस करना है या फिर मिनिमल करना है, मिनिमाइज करना है हमें। कन्वेक्सिटी के जो स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक क्या होते हैं? कोई भी नंबर। कंसंट्रेट करना है कैश फ्लोज अराउंड द होराइजन डेट। अगर मेरा ये मैच्योरिटी है, दिस इज योर टी, कैपिटल टी इज योर मैच्योरिटी, तो मेरे को इधर की तरफ ही सारे के सारे कैश फ्लोज लाने की कोशिश करनी है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मैकॉलेज ड्यूरेशन को गिवन कर दूं, ये जो स्क्वायर है उसको मैकॉलेज ड्यूरेशन जो सिंगल अल्फाबेट में है वो भी उसको गिवन है, कैश फ्लो यील्ड गिवन है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ हायर द डिस्पर्शन हायर द कन्वेक्सिटी? कह सकती हूँ मैं इसको? अगर ये सारी चीजें मैं कांस्टेंट ले रही हूँ, गिवन ले रही हूँ, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हायर द डिस्पर्शन रिजल्ट्स इन हायर कन्वेक्सिटी? तो वही चीज बोल रहे हैं कि जितना कम डिस्पर्शन होगा उतना हमारा कम कन्वेक्सिटी होगी, विच वी वांट इन आवर पोर्टफोलियो। अब नाउ दिस इज अ एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल है जिसमें कि एक सिंगल लायबिलिटी का एग्जांपल मैं करा रही हूँ आज इसमें, क्योंकि ये पूरा मेरे को एक्सप्लेन करना है। एक एंटिटी है, एंटिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, एंटिटी कुछ भी हो सकती है, उसकी जो लायबिलिटी है वो है हमारी 250 मिलियन की, विच इज ड्यू, ये हमारा ड्यू है, ठीक है, इतना हमारा डेट चल रही है। और ये हम ना अभी 2017 में है और हमारा कितना है 2003, तो n इज इक्वल्स टू 6, अगेन इसमें 6 है। लायबिलिटी क्या है हमारा 250 मिलियन। द इन्वेस्टमेंट होराइजन है 6 ईयर्स, चलो इसमें इन्होंने बता ही दिया, बट हमें कैलकुलेट करना तो आता ही है, 17 23 माइनस 17 करके। द एसेट मैनेजर फॉर द एंटिटी सीक्स टू बिल्ड अ 3 बॉन्ड पोर्टफोलियो। अब एक जो पर्सन है जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, सपोज मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, बहुत अच्छी पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, एक पोर्टफोलियो बना रही हूँ जिसमें कि मेरे 3 बॉन्ड्स होंगे, 2.5 ईयर का बॉन्ड, 7 ईयर का बॉन्ड और 10 ईयर का बॉन्ड। 3 मेरे पास बॉन्ड्स है, ये मेरा पूरा एक पोर्टफोलियो है। तो अब मेरे को ऐसा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए विच इज सफिशिएंट टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशन। अच्छा, हम अब ये कैसे कर पाएंगे? पहले तो ये देखो, मार्केट वैल्यू देखनी थी हमें सबसे पहला, तो मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है, ये वाली, तो हम इसको प्लस इसको करते हैं तो इक्वल्स टू आ रहा है हमारा, वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है, देखो ये रहा, अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 200 मिलियन लिख सकती हूँ। तो ठीक है, इसमें 200 मिलियन का वही सेम जो क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को बोला था कि कमेंट करना, वही मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। 200 जो मिलियन का मेरा पोर्टफोलियो है, मुझे उसको 250 मिलियन बनाना है विद इन 6 ईयर्स। तो मेरे को कितना इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा, वो बताओ आप कितना चाहिए होगा। मेरे को उसके लिए कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। आई एम बैक विद माई कैलकुलेटर, ठीक है, लेट्स सॉल्व टुगेदर, प्लग इन द नंबर्स, डालते चलो। n इक्वल्स टू 6, आई बाय वाई हमें कंप्यूट करना है, 0 इज योर पीएमटी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी हमारी 200 जो कि हम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 250 इज योर फेस वैल्यू। लेट्स सी हाउ मच इज द आई बाय वाई कितना है हमारा, जो भी हमें इंटरेस्ट रेट चाहिए वो कितना है हमारा इंटरेस्ट रेट, जितने से हमारा पोर्टफोलियो ग्रो होना चाहिए, आ गया, हाँ। हमारा जो इंटरेस्ट रेट या फिर आई बाय वाई है वो आया हमारा 3.79%। इतना हमें एनुअल रिटर्न चाहिए ही चाहिए अपनी पोर्टफोलियो से, जिससे कि जो हमारे 200 का जो पोर्टफोलियो है वो 250 का पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो प्लीज आप कमेंट कर लेना, आपस में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका। तो अब इसमें देखो, यील्ड टू मैच्योरिटी दे रखी है हमें, ये यील्ड टू मैच्योरिटी है, ठीक है, अलग अलग है, वो हमें निकालनी पड़ेगी, देखते हैं। कन्वेक्सिटी दे रखी है, एलोकेशन, कॉलेज ड्यूरेशन, सब चीज जो भी इसमें पर्टिकुलर इसमें हमारे फीचर्स वगैरह सब दे रखे हैं। तो ये इस पे एक्सपायर हो रहा है, ये 2004 पे और ये 2027 पे एक्सपायर हो रहा है।
लेट्स सी अब ये हम क्या इसको कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये और इसका जो मैच्योरिटी डेट है, अब देखो इसमें कूपन डेट कहाँ पे इसमें, हाँ कूपन रेट है हमारा 1.5 और ये हमारा किसका है, हाफ ईयरली के कूपन बॉन्ड्स है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। अभी पूरा इसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे कैसे सब चीजें आई है। ये हमारा जो है प्रेजेंट डेट है, इसलिए 0 लिखा है इस पे। ये सारी हमारी डेट्स मैंने 6 मंथ्स की लिखी हुई है, ठीक है। 6 मंथ्स की है ये, कि 15 फेब से अगस्त, क्योंकि ये 2 है, 2 + 6 करेंगे 8 इज योर अगस्त। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड बनेगा। वैसे ही मैंने ये पूरा 20 तक कर रखा है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो है वो है हमारी 10 ईयर का जो बॉन्ड है वो। तो मैंने पूरा निकाल दिया इसको। अब हमें क्या करना है, इसमें देखो इसका जो ये वाली फिगर आई है, ये फिगर कैसे आई है, ये क्या है हमारी कैश फ्लो। कैश फ्लो कहाँ से आएगी, कूपन से। कूपन कैसे आएगा, जो भी हमारा कूपन है सबसे पहले कैसे निकालेंगे इसका, 1.5 जो कूपन रेट है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय योर पार वैल्यू विच इज योर 47000000.05 क्यों किया मैंने, बिकॉज इट इज अ हाफ ईयरली बॉन्ड। तो निकाल लो कितना आएगा, ये जो भी निकलेगा वो आएगा। वैसे ही हम 7 ईयर बॉन्ड का करेंगे, वैसे ही हम 10 ईयर बॉन्ड का करेंगे। जब हम इन सबको कैश फ्लो, जो हमारा कैश फ्लो क्या है, हमारे कूपन्स, उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो वो कितना आएगा, वो इतना आएगा, ये हमारा ये वाली फिगर आएगी, ठीक है। ये वाली पूरी फिगर आएगी। वैसे ही सिमिलरली मैं ये पूरा ये इसको निकाल लूंगी, सेम 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 आएगी। अच्छा, इसमें कोई ये मेरे को बता सकता है कि ये इतना ज्यादा हाई फिगर क्यों आई है, इतना 50 में क्यों पहुंच गई है। क्योंकि हमारा जो बॉन्ड कौन सा था, हमारा जो हमारा 2.5 ईयर वाला बॉन्ड है वो हमारा मैच्योर हो गया है, और हमें जो उसकी पार वैल्यू है वो हमें मिल गई है। इसकी वजह से जो इस 333 में हमें मैंने पार वैल्यू को ऐड कर दिया, विच इज योर दिस 47 वाली जो ये फिगर है, इस वाली चीज को मैंने ऐड कर दिया। तो इससे क्या हो गया, हमारा पूरा ये वाली चीज फिगर आ गई। ये सारी चीज कर ली मैंने। उसके बाद जब मैंने एक्सेल में इसको कंप्यूट करा, इसका आईआरआर निकालने की कोशिश करी, तो वो कितनी आई, वो आई मेरी 1.89 या फिर 1.88, 1.89%, जस्ट अ सेकेंड, 1.89 आ गई, ठीक है। 1.89 आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, 1.89 हाफ ईयरली आई है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वही सेम आ रहा है जितना भी मेरे को चाहिए। जितना भी मेरे को, मेरी कितना रिटर्न चाहिए था 3.79 का, वही उसका जो हाफ है वो आ रहा है। तो मेरे को ये पूरा, मेरे को ये जो पोर्टफोलियो मेरा बन रहा है वो पूरा मैच कर सकता है, अगर इंटरेस्ट रेट्स में अगर चेंजेस नहीं आते। अभी हम वो बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो वैसे ही सिमिलरली इसमें सेम यही लिखा हुआ है कि जो आईआरआर है वो 1.89% आया है इसमें हम। तो अब हम ये वाली जो चीज है 1.89, 1.88, हाँ ठीक है यही है। तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो, ये कैसे आई, ये वाली चीज जो 3 पॉइंट, ये वाली पूरा फर्स्ट है, इसको मैंने डिस्काउंट किया कैसे, इसको अपॉन में ए करके। टाइम पीरियड 1 था तो ऊपर जो 1 आया है, जैसे मैं बताती हूँ अभी, 3323625 इसको लिखा अपॉन में 1 प्लस ये पूरी चीज को, फिगर को हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1.0189 1, क्योंकि ये मैं 1 में ही ले रही हूँ, तो ये आ जाएगी ये वाली फिगर। ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली मैंने सबको निकाल लिया, जिस टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे ही ये स्क्वायर होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें 1 किया है, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया, तो मेरी पूरी ये जो फिगर आई है ये आ गई। ये दिस इज योर टोटल वाली चीज। अब वेट क्या होता है, वेट को मैंने कैसे निकाला, वेट इज योर ये वाला जो फर्स्ट का हमारा टाइम पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो है, वो है वो अपॉन में, इरेज करके बताती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। कैसे निकाला है मैंने वेट, 326282 अपॉन में जो भी मेरा 2000052250, ये वाला जो पूरा सम था, इसको मैंने इसको अपॉन में किया तो मेरी ये वेट आ गया। ये सिमिलरली मैंने इसका भी ऐसे ऐसे करके पूरे निकाल लिए। तो सम वेट तो सबको पता ही है 1 के इक्वल आना ही है। फिर टाइम इंटू वेट क्या किया है मैंने, ये जो भी मेरी वेट्स है इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 वैसे वैसे करके निकाल लिया। टाइम मैंने 1 के इक्वल ऐसे करके किया है, वैसे इंटू 2 ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर दिया। अब डिस्पर्शन के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। डिस्पर्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो भी अगर लेट से हम ले रहे हैं, लेट से अगर मैं बात कर रही हूँ इसकी 1 की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पीरियड है, कितने टाइम पीरियड है हमारे पास, 12 क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास n इज इक्वल टू 6 हाफ ईयरली है, तो इसलिए मैं कितना बोल रही हूँ 12।
तो डिस्पर्शन देखने के लिए हम देखते हैं ना आपस में कितना गैप है, जो मेच्योरिटी और जो हमारा फर्स्ट कैश फ्लो उसमें, इसलिए मैंने इसको माइनस किया है। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय योर वेट, ये है हमारा डिस्पर्शन का फॉर्मूला। वैसे ही हम इसको सॉल्व कर देंगे तो डिस्पर्शन कितना आ गया 1.9735। कन्वेक्सिटी का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला है, इंटू में वेट का स्क्वायर, ये हमारा पूरा फॉर्मूला आ जाएगा कन्वेक्सिटी का, ये हमारा डिस्पर्शन का। तो ऐसे करके पूरा निकाल दिया, इसका सम कर दिया, फिर इसका भी सम कर दिया, ठीक है। और अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, जो हमारा फॉर्मूला था कन्वेक्सिटी का, मैं कॉलेज ड्यूरेशन वो सारी चीजें स्क्वायर करके, ये सारी चीजें, तो वो आ जाएगा पूरा सेम, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, तो हम आ गए अब इस पे थर्ड, जो हमारा लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजिंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ मल्टीपल लाइबिलिटीज। अब हमारे पास मल्टीपल लाइबिलिटीज आ गई, अभी हम सिंगल लाइबिलिटीज को देख रहे थे, अब हमारे पास बहुत सारी लाइबिलिटीज है, उसको हम कैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है कैश फ्लो मैचिंग, फिर हम देखेंगे लैडर्ड पोर्टफोलियो क्या होता है, ड्यूरेशन मैचिंग क्या होता है, डेरिवेटिव्स, ओवरले, कंटिंजेंट इम्यूनाइजेशन क्या होता है। कैश फ्लो मैचिंग, जैसे कि एज द नेम सजेस्ट, जितना भी मेरा कैश फ्लो मेरे लाइबिलिटी की तरफ, मान लो कि मेरे को इंटरेस्ट, सबको पता है कि अगर लोन लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, तो जो भी मेरे को जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उतना ही मेरे को मेरे पोर्टफोलियो से रिसीव हो रहा है, तो मैं वो चीज उसको पे कर पा रही हूँ। तो एज यू कैन ऑल सी, ये है हमारा लाइबिलिटी का और ये हमारा पोर्टफोलियो का। तो इट इज लाइक अ मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है, जब भी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारे पास एक मिरर इमेज आती है अपनी। तो वैसे ही जितना, अगर यहाँ पे कम डिमांड करे कैश फ्लो, तो हमें कम कैश फ्लोज मिल रहे हैं फ्रॉम आर पोर्टफोलियो। ज्यादा ज्यादा अगर मेरे को लाइबिलिटी मेरे को देना है पेमेंट, तो उतना ही मेरे को पोर्टफोलियो से मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो मैचिंग। तो जो बिल्ड करते हैं डेडिकेटेड पोर्टफोलियो ऑफर जीरो कूपन और फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स टू इंश्योर दैट देयर आर सफिशिएंट कैश फ्लो इनफ्लोज टू पे द शेड्यूल्ड कैश आउटफ्लोज। अकाउंटिंग डिफाइंस क्या होता है, अकाउंटिंग डिफाइंस क्या होता है, इसमें बोलते हैं डिफाइंस मतलब टू रिमूव। तो बैलेंस शीट में से अगर मेरे को लाइबिलिटीज हटानी है किसी भी कंपनी का, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक अच्छे, जो मेरे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ना, वो जो बहुत हाई सिक्योरिटी, क्योंकि लाइबिलिटी अगर मेरे को रिमूव करनी है तो मेरे को एसेट्स तो इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो मैं एसेट्स, लाइबिलिटी रिमूव कर रही हूँ तो एसेट्स को इंक्रीज कैसे करूंगी, मैं एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स लूंगी विच इज हाईली सिक्योर्ड, एज यू ऑल नो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो बहुत सिक्योर्ड होते हैं, तो मैं उसमें एसेट्स, ऐसे सिक्योरिटीज को ऐड कर दूंगी, तो फिर मैं लाइबिलिटी को हटा सकती हूँ, in which assets and liability are removed from the balance sheet. अब देयर इज अ ड्रॉबैक, सब चीज में ड्रॉबैक होती है, कोई ना कोई चीज में, पूरी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। वैसे ही सफिशिएंट फंड्स मस्ट बी अवेलेबल, हमेशा जो भी कैश फ्लो मैचिंग है, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास फंड्स हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, जब जब हमारे पास एक लाइबिलिटी की जो ऑब्लिगेशन है हमें मीट करनी है उस डेट को, तो हमारे पास वो जो पेमेंट है, सफिशिएंट फंड हमेशा होना चाहिए। If the portfolio is made up of traditional bonds, dealing with an annuity like liability is problematic, जो जैसे कि इसमें हमने एक बैंक्स वाले, उसमें हमने एएलएम वाला सिचुएशन किया था ना, एसेट लायबिलिटी जो मैचिंग थी, वो भी इसमें सिमिलर है। अगर मेरे पास जो मेरे इसमें बैंक्स में अगर मेरे डिपॉजिट्स है, वो मेरे बहुत ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी लोग मांगते हैं, डिपॉजिट्स आते हैं लेने के लिए, तो क्या मैं ऐसे लोन दे सकती हूँ कि जो ज्यादा मतलब हाई मेच्योरिटी के होंगे, तो मैं नहीं दे सकती। हर चीज इसमें पूरे सीएफए में एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू वन एंड अनदर। तो वैसे ही इसमें जो कैश फ्लो मैचिंग है, हमें ऐसे बॉन्ड्स नहीं ले सकते जिसमें कि हमारा एन्युटी लाइक हमारी लाइबिलिटी है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मतलब एन्युटी लाइक प्रॉब्लम मतलब कि हमें ना हर एक साल ना कुछ अमाउंट पे करना होता है, बट हमें तो कैश फ्लो जो कूपन पेमेंट्स मिल रहे हैं, वो हमें हमेशा हाफ ईयरली में मिल रही है, तो क्या मैं पेमेंट कर पाऊंगी, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। वही सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो लैडर्ड पोर्टफोलियोज क्या होता है, लैडर्ड पोर्टफोलियोज आर योर, लैडर्ड पोर्टफोलियो, लैडर सबने देखी है, सीडी। सीडी में क्या होता है, जैसे कि हर एक इक्वल डिस्टेंसिंग पे हमारे पास स्टेप्स बने होते हैं, वैसे ही हमारे पास लैडर्ड पोर्टफोलियो में हमारे पास कूपन्स होते हैं, तो मतलब सेम मतलब ड्यूरेशन होता है, लेट्स से 6 इयर्स है, सॉरी 6 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, ऐसे ऐसे पूरा एक लैडर बना हुआ है। तो जो लैडर्ड पोर्टफोलियो और बुलेट पोर्टफोलियो क्या होता है, बुलेट मतलब एक साथ, जैसे बुलेट जैसा दिख रहा है ये, बुलेट पोर्टफोलियो में हमारे पास एक पूरा बंच में एक पेमेंट आ रही है टाइम टू मैच्योरिटी में। अच्छा, बारबेल पोर्टफोलियो क्या होता है, जो भी कोई जिम जाता है उसको पता होगा, बारबेल होती है। बारबेल कैसी होती है, डंबल जैसी, डंबल जैसी ये दिखती है, मतलब जैसे यहाँ पे प्लेट्स होती है, यहाँ पे प्लेट्स होती है और फिर सामने एक रॉड होती है, वैसे ही सिमिलरली दिस इज योर बारबेल पोर्टफोलियो, जिसमें हमें जो बिगिनिंग है और एंडिंग में हमारे पास रिसीव होते हैं हमारे पास कैश फ्लोज। तो इसमें हम यही बोल रहे हैं कि जो हमारा लैडर्ड पोर्टफोलियोज होता है, वो डाइवर्सिफिकेशन ओवर यील्ड कर्व की बात कर रहे हैं। इसमें हमें बैलेंस बिटवीन री इन्वेस्टमेंट और प्राइस रिस्क को देखना पड़ता है। इसमें अट्रैक्टिव इज स्टेबल अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व एनवायरनमेंट, ठीक है।
ऑफर लिक्विडिटी इवन इफ अंडरलाइंग बॉन्ड्स आर नॉट लिक्विड। इसमें लैडेड पोर्टफोलियो की ही बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें लिक्विडिटी वो ऑफर करे, बट जब भी अंडरलाइंग जो हमारे बॉन्ड्स है दे आर नॉट लिक्विड। हाई कन्वेक्सिटी, अब अच्छा हाई कन्वेक्सिटी की बात करें, अगर डिस्पर्शन की बात करें, तो सबसे ज्यादा डिस्पर्शन किसमें आपको लग रहा है कि किसमें होगा? जिसमें भी ज्यादा गैप्स होगा, जिसमें उसमें तो किसमें ज्यादा गैप है? बारबेल पोर्टफोलियो में हमें गैप ज्यादा नजर आ रहा है, तो हमारा डिस्पर्शन इज हाई। अगर मैं कॉलेज ड्यूरेशन और इस सबको गिवन लेके चल रही हूँ, तो हायर द डिस्पर्शन हायर द कन्वेक्सिटी। तो बारबेल पोर्टफोलियो में भी कन्वेक्सिटी इज मोर, बुलेट पोर्टफोलियो में डिस्पर्शन इज लेस और कन्वेक्सिटी भी इसकी लेस होगी। बट अगर मैं लैडर्ड पोर्टफोलियो और बारबेल पोर्टफोलियो की बात करूं, तो इसमें डिस्पर्शन है बट इससे कम है हमारा जो बारबेल वाला है, तो डिस्पर्शन इज रिलेटिवली हाई, ठीक है, relatively low with respect to your barbell and high with respect to your bullet portfolio similarly। तो इसका कन्वेक्सिटी भी हमारा बारबेल पोर्टफोलियो से कम होगा और ज्यादा होगा बुलेट पोर्टफोलियो से। जो लैडेड पोर्टफोलियोज होता है वो कैन बी क्रिएटेड यूजिंग फिक्स्ड मैच्योरिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ईटीएफ्स के थ्रू हम कर सकते हैं। Decision to build a laddered portfolio should be evaluated against buying shares in a fixed income mutual fund। अभी हमें देखना पड़ता है, there is always a benefit cost and benefit analysis सब चीज में होता है। थर्ड हम आते हैं ड्यूरेशन मैचिंग। ड्यूरेशन मैचिंग मतलब टाइम मैचिंग। इससे पहले हम देखते हैं स्ट्रेटेजीज जो कि हम रिटायर कर सकते हैं अपने डेट लायबिलिटीज को। अगर मेरे पास कोई लोन है वो मैं कैसे रिटायर कर सकती हूँ फटाफट से? तो बॉन्ड टेंडर ऑफर, या फिर मेरा नहीं या किसी कंपनी का अगर उसके पास डेट है और उसके पास एक्स्ट्रा मनी आया है, तो वो कैसे अपना जो डेट है उसको वो खत्म कर सकते हैं? वो कैसे कर सकते हैं? बॉन्ड टेंडर ऑफर। वो टेंडर ऑफर क्या होता है? जो जिनके पास भी बॉन्ड्स है उनको हम ना बोलते हैं कि क्या आप लोगों को उस चीज को सेल ऑफ करना, हम डेट लेना चाहते हैं, आप लोगों को पैसे रिटर्न कर रहे हैं, प्रिंसिपल रिटर्न कर रहे हैं, तो आप क्या हमें वो पूरा माफ कर देंगे जो हमारा लोन चल रहा है? तो अच्छा जाहिर सी बात है, क्योंकि हम बाय बैक कर रहे हैं डेट इन ओपन मार्केट, तो जो हमारे बॉन्ड्स है वो अभी तो इलिक्विड है ना, कोई उसमें लेन देन चल नहीं रही, तो हमें जो पैसे हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि हम उन पर मतलब हम उनसे पैसे, हम उनसे डेट को है जो बाय बैक कर रहे हैं, तो हमें वो प्रीमियम में मिलेगा, हमें प्रीमियम में अपने पैसे देने पड़ेंगे। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कैश फ्लो मैचिंग, जो कि मैंने बताया कैश फ्लो मैचिंग इज थ्रू हाई क्वालिटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम जैसे करते हैं गवर्नमेंट डिफेसमेंट, जो मैंने बताया था, हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम लाइबिलिटीज को हटाने के लिए एक गवर्नमेंट डिफाइंस सॉरी अकाउंट डिफाइंस की बात करते हैं, अकाउंटिंग डिफाइंस, जिसमें हम लाइबिलिटी को हटाते हैं और एसेट्स को हम कैसे इंक्रीज करते हैं? हम कैश फ्लो मैचिंग करते हैं थ्रू हाई क्वालिटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ड्यूरेशन मैचिंग जो हम पूरा इसमें देखने जा रहे हैं वो क्या है? हमारा लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रेटजी है, जिसमें की लाइबिलिटीज आर इफेक्टिवली रिमूव कैसे की जाती है? कंडीशंस टू इम्यूनाइज मल्टीपल लाइबिलिटीज का क्या कंडीशन है? वही सिमिलर है जो हमने हमने अपना सिंगल लाइबिलिटी में देखा था, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट शुड बी मोर देन और इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज। हमें मैच करना होता है मनी ड्यूरेशन, उसमें मैं कॉलेज ड्यूरेशन था, इसमें हम मनी ड्यूरेशन एसेट बेसिस जो पॉइंट वैल्यू है इट इज शुड बी इक्वल टू हमारा लाइबिलिटी बेसिस पॉइंट वैल्यू, बेसिस पॉइंट वैल्यू ऑफ द एसेट इज इक्वल्स टू बेसिस पॉइंट वैल्यू ऑफ योर लाइबिलिटी। dispersion of the cash flows and convexity of assets greater than those of the liabilities। अब इसमें सब चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें तो हमें याद करनी ही पड़ेगी। दिस शुड बी लाइक you should remember all these formulas। फोर्थ हम आते हैं डेरिवेटिव्स ओवरले। डेरिवेटिव्स ओवरले स्ट्रेटजी क्या है? जिसमें डेरिवेटिव्स जो है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सच एज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हम लेते हैं, जिससे कि हम इम्यूनाइज कर सके अपना सिंगल या फिर मल्टीपल लायबिलिटीज। डेरिवेटिव्स ओवरले क्या है? डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? हमारे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। इसमें हम फ्यूचर्स की बात करें, हम फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर रहे हैं, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड हो टू सिंगल या फिर मल्टीपल लायबिलिटी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू रीबैलेंस पोर्टफोलियो to maintain target duration as yield curve changes। Asset manager might hold a portfolio of short-term bonds and then use a derivatives overlay strategy to plug the duration gap। अब सबको पता है कि हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड्स जो है वो हमारा सिमिलर ड्यूरेशन के लिए हमारे पास नहीं मिल सकता, तो हम क्या कर सकते हैं? जो भी गैप है उसमें हम फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर सकते हैं। अब हम फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय तो कर सकते हैं, पर कितनी क्वांटिटी बाय करनी ये कौन बताएगा? ये हमें एक फॉर्मूला बताएगा विच इज लाइक दिस। जो भी हमारे लायबिलिटी की बेसिस पॉइंट वैल्यू है माइनस एसेट पोर्टफोलियो का बेसिस पॉइंट वैल्यू, फ्यूचर्स का बेसिस पॉइंट वैल्यू, इससे हमें पता चल जाएगा। ये सारी चीजें फॉर्मूला है। जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे आप लोगों को समझ आएगा कि हमें ये हमारा जो है दिस इज योर सीटीडी क्या है हमारा, जो हमारा सबसे लोएस्ट जो डिलीवरी देते हैं बॉन्ड की, वो कॉस्ट इफेक्टिव जो मेथड है, इसलिए इसलिए हम बोल रहे हैं चीपेस्ट टू डिलीवर वाला जो बॉन्ड है उसकी बात कर रहे हैं। सीटीडी इज योर चीपेस्ट टू डिलीवर। कंटिंजेंट इम्यूनाइजेशन। कंटिंजेंट इम्यूनाइजेशन क्या होती है?
ये दिस इज योर लास्ट है, फिफ्थ वाला है, कंटिंजेंट इम्यूनाइजेशन कैन बी यूज्ड व्हेन पोर्टफोलियोज एसेट वैल्यू इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज। इसमें अब मैं बताती हूँ कंटिंजेंट इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जिसमें कि हमारा जो है, हमारे दो पोर्टफोलियोज बनते हैं जिसमें कि जो हमारी लायबिलिटीज है वो हम हेज करेंगे पैसिव इन्वेस्टमेंट के साथ, फिक्स्ड इनकम के साथ, जो प्रिजर्वेशन वाला चीज है, और जो भी सरप्लस होगा उसको मैं एक्टिवली मैनेज कर रही हूँ। लेट से अगर मेरे को 100 करोड़ की जरूरत है और लायबिलिटी है हमारी, बट मेरे पास जो एसेट्स है इट इज यार 120 करोड़ के, तो सरप्लस हो गया 20 करोड़। 20 करोड़ का जो मेरा सरप्लस है उसको मैं एक्टिवली मैनेज कर सकती हूँ, उस पर रिटर्न और निकाल सकती हूँ। 100 करोड़ मेरा हेज है, लायबिलिटी जितनी भी है मेरी मैं हेज कर सकती हूँ, जो मैक्सिमम जो सरप्लस है उसको मैं एक्टिव वाली चीज में डाल रही हूँ, एक्टिव मैनेजमेंट कर रही हूँ। बट हम रिवर्ट भी कर सकते हैं अगर मेरा जो मान लो थ्रेशोल्ड है कि ये 20 सीआर जो है ये कम होके 2 सीआर बन गए, तो मेरा ये थ्रेशोल्ड हिट हो गया, इसके बाद मैं पैसिव ओनली स्ट्रेटजी को ही फॉलो करूंगी, एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करूंगी। सरप्लस जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं हम किसी भी कैटेगरी में, लिक्विडिटी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी यूज्ड एज sorry as can be part of the contingent immunization strategy. Overhedge if yields are expected to decline, this needs to be like memorized. जब भी yields जो है डिक्रीज होंगे हमें ओवर हेजिंग यूज करनी है, जब भी yields हमें लग रहा है इंक्रीज होंगे क्योंकि हमारा री इन्वेस्टमेंट वाली जो चीज है वो हमारा इंक्रीज रहेगी, तो हमें अंडर हेज करनी है। अगर 10 का है तो हमें 12 करनी है, अगर yields हमारा डिक्लाइन होने वाला है। अगर हमारा 10 का लाइबिलिटी है तो हम 6 का कर सकते हैं इसमें अंडर हेज जो पोर्टफोलियो है। With this we have covered our day 64 and also this chapter, not this chapter but थोड़ा हो चुका है, जो मेजोरिटी पोर्शन था वो हो चुका है। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए गूगल फॉर्म है, अगर किसी को भी कोचिंग लेनी है तो आई प्रोवाइड द कोचिंग, और जिसको भी लेनी है गूगल फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैप्पी स्टडिंग, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ।